नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप के विशेष बुलेटिन दिन भर की खबर में। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और आज देश दुनिया में क्या हुआ, किन मुद्दों पर उठे सवाल और कौन सी बातें रही सुर्खियों में, इसका सार आपको देंगे विस्तार से, सटीक ढंग से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की खबरों के इस बुलेटिन की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वायनाड में मानव पशु संघर्ष की गंभीर समस्या है, जहां बाघों और हाथियों के हमलों में लोगों की जान जाती है। उन्होंने बताया कि सच्ची राजनीति केवल बातों या विचारों में नहीं, बल्कि लोगों के दुर्दर्द को समझने और महसूस करने की क्षमता में है। केरल के पुथुपल्ली कोट्टायम में सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च में आयोजित ओमन चांडी स्मृति संगम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसी किसान की भावनाओं को समझने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि वे कांग्रेस के युवा नेताओं में यह देखते हैं कि क्या वे दूसरों के प्रति संवेदनशील है या नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैसे किसी नेता के वेटर के साथ रूखा व्यवहार करने से उसकी असली प्रकृति का पता चल जाता है। राहुल गांधी ने ओमन चांडी को केरल की राजनीति का प्रतीक बताया और कहा कि उन्होंने लोगों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जहां डॉक्टरों के मना करने के बावजूद चांडी जी यात्रा में शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि चांडी जी में लोगों के प्रति गहरी भावना थी। उन्होंने कहा कि चांडी जी ने बच्चों के लिए कोकलियर इम्प्लांट कार्यक्रम शुरू किया, जिससे बहुत कम वोट मिलते हैं, लेकिन यह उनके लोगों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। राहुल गांधी ने आरएसएस और सीपीएम पर लोगों के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया और कहा कि नेता बनने के लिए लोगों के साथ जुड़ना और उनकी मदद करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय राजनीति में आजकल बहुत कम लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और अंत में उन्होंने ओमान चांडी को अपना गुरु बताया और कहा कि उन्होंने अपने कामों से उन्हें प्रेरणा दी है। उन्होंने केरल के युवाओं से चांडी जी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि चांडी जी की कमी उन्हें बहुत खल रही है। In Wayanad, there's a lot of man-animal conflict. വയനാട്ടിൽ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. And people get killed by tigers, by elephants. കടുവകളും ആനകളും ഒക്കെ കാട്ടാനകളും ആനകളും ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ അവിടെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. You can go there and say, yes, we are going to fight man-animal conflict. അവിടെ പോയി വയനാട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പൊരുതാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. And you can give a speech about some smart idea about how you're going to do it. നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ പോയി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ എന്നെക്കുറിച്ച് വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രസംഗം അവിടെ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. Or you can go to Wayanad and you can feel what the children of the man who died felt. പക്ഷെ അതിന് പകരം അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് വയനാട്ടിൽ പോയി അവിടെ പോയി ആ കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. You can feel the fear that the person must have felt when the tiger suddenly came in front of him. ആ കടുവ പെട്ടെന്ന് തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയ ഭയം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അനുഭവിച്ചു നോക്കാൻ, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. You can feel that when the tiger was killing him, he was thinking, who's going to look after my children? നിങ്ങൾക്ക് छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रदर्शन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को रायपुर स्थित पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। ईडी की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल की भूमिका इस घोटाले में संदेह के घेरे में है। भूपेश बघेल ने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे घर पहले ईडी का छापा पड़ा, फिर 15 दिन बाद सीबीआई आई और आज सीधे गिरफ्तारी कर ली है। यह सब कांग्रेस द्वारा अडानी के खिलाफ उठाई गई आवाज का नतीजा है। भूपेश बघेल ने कहा कि पप्पू बंसल के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि उसी पप्पू बंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट है और वह खुला घूम रहा है। भूपेश बघेल ने दावा किया कि आज चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर गिरफ्तारी करके सरकार ने राजनैतिक प्रतिशोध की चरम सीमा पार कर दी है। भूपेश बघेल ने यह भी जोड़ा कि पिछले साल उनके जन्मदिन पर उनके सलाहकार को निशाना बनाया गया था और अब उनके बेटे को। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस अडानी की पेड़ कटाई के विरोध में लड़ रही है और संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसी के चलते सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आज विधानसभा में अडानी का मामला उठना था और इसी समय ईडी को हमारे घर भेजा गया। हम डरेंगे नहीं, लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी अपनी निष्पक्षता खो रही है। वे विधानसभा सत्र के दौरान जानबूझकर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस की विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने कहा कि जब भी विधानसभा में कोई गैर कानूनी मुद्दे को उठाया जाता है तब ऐसी गिरफ्तारियां की जाती हैं। यह एक रणनीति है दबाव बनाने की।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल की गई ईडी चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कार्रवाई एक राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह ताजा आरोप पत्र उसी षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक हमला झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे पता है कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर है और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में वाड्रा समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने वर्ष 2008 में राजस्थान के बीकानेर में 58 करोड़ रुपए की जमीन की खरीद की, जबकि उनकी कंपनी के पास उस समय केवल 1 लाख रुपए की पूंजी थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में वाड्रा और उनकी कंपनियों की 43 संपत्तियों को टच किया है। यह पहली बार है कि जब किसी जांच एजेंसी ने वाड्रा के खिलाफ आपराधिक चार्जशीट दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केस से संबंधित दस्तावेजों को लेकर अहमद से रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई अब 24 जुलाई 2025 को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस इस चार्जशीट को राजनीतिक साजिश बता रही है। राहुल गांधी के ट्वीट से साफ है कि पार्टी इसे भाजपा सरकार द्वारा बदले की कार्रवाई मान रही है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं ईडी और केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियां राजनीतिक बदले की भावना से काम करती हैं। यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक बदले की भावना है। यह पुराना मामला है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। वे कांग्रेस नेताओं और गांधी परिवार के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम करना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर करने पर कहा कि 11 साल पहले मोदी सरकार की सत्ता में आते ही उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की थी। ईडी को चार्जशीट दाखिल करने में 11 साल लग गए। इस केस में एक जांच आयोग गठित हुआ जिस पर अदालत ने रोक लगा दी थी। खट्टर सरकार द्वारा गठित एक एसआईटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट की और उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया और अब आप राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये चार्जशीट कर रहे हैं। अब ये कोर्ट में मामला है, उसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। इससे प्रियंका जी और उनका परिवार डरने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया महागठबंधन और कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचा कर रखना है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले, यानी नीतीश जी की सरकार से लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। मैं पिछले 10 साल में एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कई गुना ज्यादा है। पीएम मोदी के सम्मान में पटना स्थित राजद कार्यालय के बाहर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह की कथित मटन पार्टी के वीडियो का स्क्रीन शॉट भी शामिल है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में वोट चोरी नहीं, दिन दहाड़े डकैती हो रही है। मनोज झा ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों के वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे उनकी मतदान में भागीदारी प्रभावित हो सकती है। मनोज झा ने कहा कि आयोग की तरफ से मांगे गए 11 दस्तावेजों को दे पाना सभी के लिए संभव नहीं है। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है कि 25 दिन के भीतर दस्तावेज दाखिल कराएं। 25 दिन में क्या यह संभव है? मनोज झा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी करने की महज छोटी सी संज्ञा दी है, लेकिन इसे दिन दहाड़े डकैती कहना चाहिए। मनोज झा ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन इस किसी के इशारे पर आयोग ने अपनी कार्रवाई को पूरी तरह से बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर राजद सांसद ने कहा कि चुनावी साल में पीएम का बिहार आना स्वाभाविक है, लेकिन जनता चाहती है कि वे राज्य में बढ़ते अपराधों पर भी बोले।
पटना के एक अस्पताल में खुलेआम गोलीबारी की घटना हुई, जहां 5 लोग बिना चेहरा ढके गोलीबारी कर फरार हो गए। राजद सांसद ने ऐसी घटनाओं को रोजमर्रा की समस्या बताया और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों में अपराध होने पर तुरंत जांच कमेटी भेजती है, लेकिन बिहार के लिए दिल्ली से अब तक कोई कमेटी नहीं आई। उन्होंने मांग की कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बिहार की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ भी एक कमेटी भेजनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए अधिनियम के तहत आतंकवाद से संबंधित अपराधों के आरोपियों के मुकदमे चलाने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा और अधिक विशेष अदालतें स्थापित करने में विफलता पर नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमल्या बागची की पीठ ने कहा कि पर्याप्त विशेष एनआईए अदालतों की कमी के कारण मुकदमों में देरी हो रही है और अदालतों के पास उन मामलों में जमानत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जिनमें मुकदमे में अनावश्यक देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अधिकारी समयबद्ध सुनवाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे वाली विदेश अदालतें स्थापित करने में विफल रहते हैं तो अदालतों के पास विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जब त्वरित सुनवाई और समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसे संदिग्धों को कब तक सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत कैलाश रामचंदानी नामक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 23 मई को अदालत ने इस याचिका पर सरकार से जवाब मांगा था। 23 मई को पारित आदेश में अदालत ने कहा था कि ऐसे मामलों में सुनवाई आदर्श रूप से दिन प्रतिदिन होनी चाहिए। अदालत ने आगे कहा था कि आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ साथ अतिरिक्त अदालतों का निर्माण कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है और यह उनके नीतिगत निर्णय का भी हिस्सा है, जिससे राज्य में लंबित मुकदमों के बारे में पूरा डेटा प्राप्त करने के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से लिया जा सकता है। इसलिए अदालत ने सरकारी वकील को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 मकोका के तहत दर्ज अपराधों की सुनवाई शीघ्रता से निपटाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया था। कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 29 मई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लालू प्रसाद यादव ने मामले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई के साथ साथ इस केस में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। यह मुकदमा रेल मंत्री के रूप में लालू यादव के कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए लालू यादव की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला दिया। इससे स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई चलती रही। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सिंह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले में लालू प्रसाद यादव को निचली अदालत में पेश होने से भी छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि वह लालू प्रसाद यादव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो सके, इसलिए उनकी उपस्थिति निरस्त की जाती है। हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि सुनवाई शीघ्र की जाए, तदनुसार निपटारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने नकदी बरामदी मामले में 3 सदस्यीय आंतरिक समिति द्वारा लगाए गए महाभियोग को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में यशवंत वर्मा ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गए वे पत्र भी रद्द करने की मांग की है, जिनमें न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका के अनुसार आंतरिक समिति ने पूर्व निर्धारित तरीके से काम किया और न्यायमूर्ति वर्मा को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया। यह याचिका ऐसे समय दायर की गई है जब सरकार कथित तौर पर न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ निष्कासन कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। संसद के मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावनाएं हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास से भारी मात्रा में नकदी मिली थी। उसके बाद से वे विवादों के घेरे में है। नकदी बरामदगी प्रकरण के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया था। इसके बाद आरोपों की जांच के लिए आंतरिक जांच समिति गठित की गई थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल खतीब ने ईरान से यमन भेजे जा रहे सैन्य जहाजों के अमेरिकी दावे को निराधार बताया है और इसे इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ मीडिया में सनसनी फैलाने का एक प्रयास बताया है। इस्माइल बकई ने कहा कि यह इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ एक मीडिया अभियान का हिस्सा है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक इस्माइल खतीब ने कहा कि ऐसे हालात में जब इजरायली शासन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दान किए गए घातक हथियारों और उस देश के व्यापक राजनीतिक और प्रचारात्मक समर्थन का फायदा उठाकर गाजा और पश्चिमी तट में नरसंहार की तीव्रता बढ़ा रहा है और साथ ही सीरिया और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का बार बार उल्लंघन कर रहा है,
यमन भेजे जाने वाले सैन्य माल की जब्ती का अमेरिकी दावा। क्षेत्र के मुख्य मुद्दे यानी क्षेत्र के लोगों के खिलाफ इजरायली शासन की आक्रामकता, अपराध और संयुक्त राज्य अमेरिका के विनाशकारी और सुरक्षित हस्तक्षेपों से जनता की राय भटकाने का एक कपटपूर्ण प्रयास मात्र है। तो ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। हस्तक्षेप की नजर से हमारी कोशिश रहती है कि आपको मिले खबरें बिना किसी शोरगुल के, साफ, सच्ची और समाज की चिंता के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।